Hello everyone. So in today's video, we are going to learn about the topic coordination compounds. See, coordination compounds is one of the very important chapters of class 12th chemistry. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज आपका सीबीएसई में इसका वेटेज होता है अराउंड 7 मार्क्स का. ठीक है. नीट में अगर हम बोले तो नीट में इसमें जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. जेई की बात का अगर हम करें तो जनरली 3 क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अलोंग विद द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके. And this is really interesting topic because everything which you will study here will be having some logic behind it. Okay, so it is not just that you have to do the rote learning of the subtopics which you will study here. It is based on some logic. You will study some rules and everything you will do as per those rules. Okay, so let's begin this topic. Coordination compound. See, what is coordination compound? In the coordination compound, there is a coordinate bond. Okay. Now, where is the coordinate bond? There is a coordinate bond between the metal and some groups. Now, which metals are used for the coordinate bond? In the coordination compound, generally the metals, they belong to D block. Okay, they are the D block elements. And the groups which are attached with the metal atom, these groups are known as ligands. Okay, these are called ligands and ligands are generally electron rich. Okay, these are electron rich species. Okay, now the question arises that why we take only the D block elements in the coordination compound. The reason behind is that the D block elements, they contain the vacant d orbitals. Okay, they have the vacant d orbitals. So what happens, these d orbitals which are empty, ठीक है, ये जो d orbitals हैं जो कि खाली हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये ligand से, जो ligands के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकते हैं. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा? आई हैव टोल्ड यू कि लीगेंड्स जो होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और लीगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम. ठीक है. दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ओके. So if I represent metal atom with the symbol M and it is attached with n number of ligands, ठीक है, इसको हमने n number of ligands के साथ attach कर दिया, so it becomes the coordination entity. ठीक है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन तैयार होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. Okay, now this coordination entity may have a positive charge or the negative charge. ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? कुछ नेगेटिव आयंस लगाएंगे. ठीक है, या फिर अगर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज आता है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? कुछ पॉजिटिव आयंस लगाएंगे. ठीक है, दैट मीन्स some ions are attached with the coordination entity. ठीक है, either on the right hand side or on the left hand side. ओके, ये जो आयंस होते हैं बेटा जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ अटैच्ड होते हैं, दीज आयंस आर कॉल्ड एज काउंटर आयंस. ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयंस. तो ये नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं. ठीक है, आई रिपीट, जो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, जो भी आयंस लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं काउंटर आयंस. ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. ये जो आपका है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम. ओके, या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं. ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन लगा हुआ होता है और सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या लगे हुए होते हैं? हमारे ये कुछ लीगेंड्स लगे होते हैं. ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? लीगेंड्स कहेंगे. ये हमने आपको पहले बता दिया था. सो एल स्टैंड्स फॉर लीगेंड्स, एम स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल आयन और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके, और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर क्या लिखे हुए होते हैं? काउंटर आयंस लिखे हुए होते हैं. Okay, now here we have the list of ligands. You can see some of the ligands are negative ligands, some are positive ligands and some are neutral ligands. Okay, generally negative and neutral ligands are very important.
positive ligands have the limited use. Okay, so Cl minus, you can see Cl is called as chlorido, not the chloride. Okay, so when you are using Cl as a ligand, then its name is not chloride, its name is chlorido. Similarly, Br minus, Br is called as bromido. ठीक है, I minus, that is called iodido, then fluorido. Cn minus is cyanido, और you can call it cyano also. ठीक है, इसे आप cyano भी कह सकते हैं, cyanido भी कह सकते हैं. ठीक है, ऐसे आपके पास और बहुत सारे ligands हैं. You can see यहाँ पे NO2 minus, NO2 is very important ligand, nitrito N. ठीक है, ONO, that is called nitrito O. Now what is the difference? In NO2 the linkage will be through the nitrogen atom. That is why it is written nitrito N. Whereas in ONO the linkage will be through the oxygen atom. That is why it is written nitrito O. Okay. Now this ligand NH3. NH3 is again very important. NH3 you will not call it ammonia. ठीक है, NH3 हम कहते हैं बेटा कि ये अमोनिया होता है, बट वो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल का नाम होता है. बट जब हम इसे एज अ लिगेंड यूज कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज एमीन. ठीक है, एमाइन भी नहीं बोलेंगे इसे, हम एमीन बोलेंगे. सिमिलरली H2O, H2O को हम वाटर के नाम से जानते हैं, बट जब हम इसे लिगेंड्स की तरह यूज करेंगे तो हम इसे एक्वा बोलेंगे. ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स के डिफरेंट नेम्स हैं. ठीक है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट लिगेंड NH2 CH2 CH2 NH2. ठीक है, ये जो लिगेंड है आपका कैसा लिगेंड है? इथेन 1,2 डाई एमाइन. ठीक है, यहाँ पे आप एमाइन बोलेंगे, यहाँ पे आप एमीन नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो ये इस लिगेंड का कंप्लीट नेम है, इथेन 1,2 डाई एमाइन. ठीक है, नाउ वी विल लर्न दैट हाउ टू राइट द नेम फ्रॉम द फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला टू नेम. आपको फॉर्मूला गिवन है और आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुपेक नेम लिखना है, तो वो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो वेरी फर्स्ट रूल क्या है उसका कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम लिखते टाइम आप कैटाइनिक पार्ट का पहले नेम लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको नेमिंग किसकी करनी है? कैटाइनिक पार्ट की. मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें कैटाइनिक पार्ट भी होता है और एनाइनिक पार्ट भी होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखेंगे. ठीक है, आपको जैसे आपको पता है बेटा NaCl, NaCl को हम क्या कहते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट सोडियम क्लोराइड, है ना. हमने कैटाइन को पहले बोला, ना कि हमने क्लोराइड सोडियम बोला. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लोराइड सोडियम वी ऑलवेज से सोडियम क्लोराइड. दैट मीन्स कैटाइनिक पार्ट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले उसको बोला जाता है. सेकेंड रूल आपका ये कहता है कि लिगेंड्स का नेम, जब आप कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे उस टाइम पे आपको देखना है कि लिगेंड्स को का जो नेम होता है, लिगेंड्स नेम इज रिटन फर्स्ट एंड देन यू विल राइट द मेटल नेम. पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, फिर आपको मेटल का नाम लिखना है. ठीक है, किसके साथ? अलोंग विद द ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ. ठीक है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं बेटा, फॉर्मूला से जब आप नाम लिख रहे हैं तो F एंड N, फॉर्मूला टू N. ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका जा रहा है, F पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, N पहले आता है. ठीक है, तो F टू N लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. सिमिलरली जब आप लिगेंड्स और मेटल में कंफ्यूज होंगे तो आप याद रखेंगे कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. ठीक है, दैट मीन्स आपको लिगेंड्स पहले लिखने हैं, मेटल बाद में लिखना है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में L पहले आता है और M बाद में आता है. ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. नाउ द थर्ड रूल इज कि अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसे है, इफ योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनाइनिक. ठीक है, इज एनाइनिक. एनाइनिक मीन्स क्या है? नेगेटिव. अगर वो नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, उसका जो मेटल का नाम लिखेंगे उसके लास्ट में 8 लगाएंगे. ठीक है, देन मेटल इज सफिक्स्ड विद 8. ओके, मेटल के साथ आप 8 लगा देंगे. जैसे मैं कॉपर नहीं कहूंगी, मैं कॉपर की जगह क्या कहूंगी? क्यूपरेट. ओके, सिमिलरली मैं आयरन वर्ड यूज. तो बेटा आपने देखा कि आयरन को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे फेरेट.
ठीक है। अगर हमारा आयरन किसके अंदर प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट है, जो कि नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे फेरेट। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है, आपको इससे आयुपेक नेम लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो यू कैन सी दैट दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन फर्स्ट। जो भी चीज पहले लिखी हुई होती है दैट इज केटाइन। ओके, और जो बाद में लिखी हुई होती है दैट इज एनाइन। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है, केटाइनिक है, एंड द काउंटर आयन इज एनाइनिक। जब हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी केटाइनिक होती है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम यहाँ पे मेटल एटम को एज इट इज यूज करते हैं। मतलब मेटल एटम यहाँ पे क्रोमियम है तो मैं क्रोमियम का क्रोमियम ही यूज करूंगी। ठीक है, मैं क्रोमेट वर्ड यूज नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रोमियम ही यूज करेंगे। तो सबसे पहला रूल कहता है कि आपको क्या करना है, नेम लिखते टाइम आपको केटाइनिक पार्ट का नेम पहले लिखना है, केटाइनिक पार्ट फर्स्ट। ओके, फर्स्ट आप केटाइनिक पार्ट करेंगे, मतलब पहले आप ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आपको मेटल दिख रहा है और आपको लीगेंड्स दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लीगेंड्स को पहले लिखेंगे, बाद में मेटल को लिखेंगे। ठीक है, दिस इज एज पर दी सेकेंड रूल। तो लीगेंड्स हम लिखेंगे, यहाँ पे लीगेंड हमें दिख रहा है NH3। NH3 लिगेंड का नाम क्या है, वो आप लिस्ट में से देख सकते हैं, दिस इज एमीन। ओके, आप इसे एमाइन नहीं बोलेंगे, एमीन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डाई एमीन। वाई डाई, बिकॉज यू कैन सी दैट NH3 मॉलिक्यूल्स आर 2 इन नंबर। ओके, सो आई एम यूजिंग द वर्ड डाई, इसमें हम प्रीफिक्स कर देंगे डाई, डाई एमीन। नाउ H2O के लिए क्या लिखेंगे हम, H2O के लिए एक्वा। ठीक है, व्हेन H2O acts as a ligand then it is named as aqua। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्वा। कितने एक्वा हैं हमारे पास, 4। ये आप देख सकते हैं, ये 4 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। आफ्टर दिस आई विल राइट क्रोमियम। ठीक है, रिमेंबर कि हमें क्रोमेट नहीं करना है, क्रोमियम ही लिखना है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी, और बाहर फिर हमें लास्ट में लिखना होगा इसका काउंटर आयन। तो काउंटर आयन यहाँ पे कौन सा है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके साथ ब्रोमाइड। ओके, अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी है बेटा आपको कि ब्रोमाइड को मैंने ब्रोमाइड ही लिखा है, मतलब Br को मैंने ब्रोमाइड लिखा है, Br को यहाँ पे मैंने ब्रोमिडो नहीं लिखा है। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे Br जो है वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि इट इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इफ इट वुड हैव बीन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी देन इट वुड हैव वर्क लाइक द लिगेंड, बट हियर इट इज नॉट एक्टिंग एज अ लिगेंड। ठीक है, ये लिगेंड की जैसे काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारी एक चीज बची है, जो है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो कि हमें क्रोमियम का लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ब्रोमीन, आपको पता है बेटा कि Br के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक Br के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो यहाँ पे 3 Br है, सो टोटल चार्ज इज -3। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +3। Now this +3 charge is the sum of the charges of chromium, NH3 and water. ओके, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका अपना चार्ज क्या हुआ, 0। NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका भी अपना चार्ज कितना हुआ, 0। दैट मीन्स ये जो टोटल +3 चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज किसके ऊपर है, क्रोमियम के ऊपर है। ठीक है, तो क्रोमियम का यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, +3। तो जो भी क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकल के आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। सो आई एम राइटिंग 3 हियर। ओके, now we will learn that how to write the formula of the coordination compound from the IUPAC name. Okay, so the rules are just opposite to what we have learned while writing the IUPAC name from the formula. ठीक है, हमने पहले क्या सीखा, हमने सीखा हमें फॉर्मूला गिवन था, हमें IUPAC नेम कैसे लिखना था। अभी हम सीखेंगे हमें IUPAC नेम गिवन है और फॉर्मूला कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है, यहाँ पे जब भी हम फॉर्मूले का नेम लिखेंगे, हम यहाँ पे पहला रूल सेम होगा, केटाइनिक पार्ट फर्स्ट। ओके, केटाइनिक पार्ट फर्स्ट, द फर्स्ट रूल इज सेम। ओके, देन द सेकेंड रूल इज, वहां पे हमने क्या करा था बेटा, वहां पे हमने लीगेंड्स को पहले लिखा था, बाद में हमने मेटल एटम को लिखा था, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करा था। ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऑपोजिट हो रहा है, आप देख सकते हैं IUPAC एंड F है ना, I एंड F, I और F में से क्या है, I पहले आ रहा है, F बाद में आ रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है अल्फाबेटिकल का।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नीचे डिसेंडिंग लिख देंगे, मतलब हम पहले मेटल को लिखेंगे और उसके बाद फिर लिगेंड्स को लिखेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है दोनों चीजें। आप एक काम कर सकते हैं, दोनों के लिए रूल्स पैरेलली याद मत रखिए। ठीक है, whenever you learn two things which are opposite to each other, then try not to learn them parallelly। ठीक है, जब आप पैरेलली करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप किसी एक सेट ऑफ रूल्स को लर्न कर लीजिए और दूसरे के रूल्स को लिखने के लिए आप उसका ऑपोजिट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी एक को, या तो आप फॉर्मूला टू आयुपैक नेम के रूल लर्न कर लीजिए या फिर आप आयुपैक टू फॉर्मूला के रूल्स को लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मेटल लिखेंगे, बाद में लिगेंड्स लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले में आपने देखा है बेटा, जूनियर क्लासेस में भी आपने देखा है, हमारे फॉर्मूले में चार्ज बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। ठीक है, चार्ज बैलेंस जरूर होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगी, MgCl2 ही लिखूंगी, मैं MgCl नहीं लिख सकती। वाई? बिकॉज यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के टाइम पे आपको चार्ज बैलेंसिंग जरूर देखनी है कि बैलेंस है कि नहीं। सो द थर्ड पॉइंट इज बैलेंस द चार्जेस। Okay, balance the charges on cation and anion। okay, cation और anion पे आपको चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बेटर समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस केस, द नेम इज पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। ओके, सो आई हैव गिवन यू दिस नेम, हमने आपको ये नाम दिया है, इस नेम से आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसमें केटाइनिक पार्ट का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में सबसे पहले केटाइनिक पार्ट को लिखेंगे। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमने आपको बताया कि यहाँ पे मेटल पहले लिखा जाएगा, बाद में लिगेंड्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे हम इसको। उसके बाद हम मेटल को लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा मेटल है, आयरन। आयरन इज अ मेटल, यू कैन सी फेरेट, फेरेट इज अ टर्म यूज फॉर आयरन मेटल। ओके, तो यहाँ पे हम Fe लगा देंगे, पहले हमने मेटल लिख दिया। उसके बाद हमने लिगेंड्स यहाँ पे हमें लगाने हैं। लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हेक्सा साइनो, साइनो का सिंबल क्या होता है, Cn। बिकॉज द Cn इज हेक्सा इन नंबर, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, बेसिक चीज है जो आपको आई थिंक पता होगी कि हेक्सा इट मीन्स 6। ओके, तो हेक्सा साइनो फेरेट, अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहले मेटल लिख दिया, बाद में हमने लिगेंड्स लिख दिया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, बैलेंस द चार्जेस। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज इस वाले स्टेप पे अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आपका कंप्लीट फॉर्मूला विल गो रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे आप चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे। आप बेटा देखिए, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है, +3। Cn6, एक Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पता है, Cn को हम कैसे लिखते हैं, Cn-। ओके, साइनाइड आयन, तो इसका मतलब एक Cn पे -1 होता है, तो 6 Cn पे कितना होगा, -6। दैट मीन्स टोटल चार्ज जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे आया वो कितना आया, -3। जब आपका टोटल नेगेटिव चार्ज -3 है, तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे +3 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक ही पोटेशियम एटम लगाती हूँ, तो आपको पता है पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K पॉजिटिव, तो एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा, +1 का चार्ज होगा। वेयर एज मुझे यहाँ पे चार्ज कितना चाहिए, +3 चाहिए। ठीक है, तो +3 चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे कितने पोटेशियम एटम्स लगाऊंगी, यहाँ पे 3 एटम्स लगाऊंगी। ठीक है, so this way you will write the formula. So the final answer of this IUPAC name is this। ठीक है, तो IUPAC name से हमने IUPAC फॉर्मूला लिख दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, so you have to practice more of these kind of questions। ये सिर्फ आपको बेटा एक एक एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में आपको समझाया है, सो so that आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पाए।
ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और प्रैक्टिस लूंगी इन क्वेश्चंस की, IUPAC नेम्स की हम कुछ और प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न दीज द नेम्स ऑफ दीज लिगेंड्स। ये जो हमने आपको चार्ट में दिखाए हुए हैं, इन लिगेंड्स के नेम्स लर्न करने हैं आपको कि किस लिगेंड को किस नाम से बुलाया जाता है, किस लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, क्योंकि जब आपको ये बेसिक नॉलेज होगी, रूल्स की नॉलेज होगी, तभी आप आगे के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। Okay, so I hope that you have understood this topic. Thank you and have a nice day.